students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and the lesson is equatorial rainforest. This is the fourth lesson of this subject and the name is equatorial rainforest. Okay, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे जो टेम्परेचर होता है किसी भी वर्ल्ड का, है ना, मतलब पूरी दुनिया का या फिर जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन्स का, उसके बारे में वो मैप में किस तरह से उसको शो किया जाता है। मैप में वो जैसे कौन से जगह पे मतलब कौन कौन से रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में जैसे जो जंगल होते हैं, है ना, हर एक प्रदेश में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जंगल होते हैं। तो वो कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से स्टेट में उस टाइप के जो जंगल है या वो जो रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ है, इस ये जो शो होता है वो मैप में दिखाया जाता है। तो उसके बारे में भी आज हम इस लेसन में जानकारी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A forest is a large area of land covered mainly with trees and undergrowth. Forest can be divided into four major groups based on type of trees that grow in each of one of them. They are evergreen forest, coniferous forest, deciduous forest and mixed forest. है ना, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रेन फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं, जो जंगल होते हैं जहाँ पे बहुत से जो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, है ना। जैसे फॉरेस्ट जो है वो अपने लैंड का, अपने ज़मीन का सबसे बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है जो अंडरग्रोथ होता है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट के जो पार्ट्स है, कुछ ऐसे उनके ग्रुप बने हुए हैं, उसको चार ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ ट्रीज है वो मतलब जो ट्रीज के जो अलग अलग टाइप्स है, ट्रीज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के अनुसार जंगलों को फॉरेस्ट को क्या किया गया है, उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं, डिवाइडेड किया गया है। जैसे फोर मेजर ग्रुप्स है। जैसे पहला है उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तीसरा है डिसिडियस फॉरेस्ट एंड चौथा है मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन चारों फॉरेस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। पहले हम देखेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी देखेंगे। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स हैविंग मोर वार्मथ एंड सनलाइट. Most of these forests are located close to the equator. The trees are evergreen. They grow and flower all through the year. Rainforests are rich in plant and animal life. जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ वो फाउंड होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, रीजन्स में, मतलब जो ऐसे रीजन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वार्म और सनलाइट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है और वहाँ पे सूर्य प्रकाश ज़्यादा होता है। ऐसे रीजन्स में, ऐसे प्रदेशों में हमें जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द जो जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर इक्वेटर के बहुत ही क्लोज होते हैं, है ना। जो ग्लोब में जो इक्वेटर होता है उसके क्लोज होते हैं और इसलिए उस पर सनलाइट बहुत ज़्यादा उनको मिलता है और इसीलिए वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, मतलब हमेशा वो कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और वो जैसे ग्रो होते हैं और उनके जो फ्लावर्स लगते हैं उन पे, वो हम कैसे ग्रो होते हैं, पूरे थ्रू द ऑल ईयर्स, मतलब सालों के इससे वो क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं। और रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे एनिमल्स लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब क्योंकि वो घना जंगल होता है, रेन फॉरेस्ट होता, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है, तो वहाँ पे एनिमल्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंट्री फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन। अब हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जिसका नाम है कॉन्गो, जिसे आज हम जायर के नाम से जानते हैं। उस कंट्री में जो वो जो कंट्री है वो एक इक्वेटोरियल रीजन है, उसके बारे में आज हम जानकारी लिखेंगे। DR Congo is located in Central Africa. It is the third largest country in Africa and lies both to the north and south of the equator.
ये जो कॉन्गो जो कंट्री है ये अफ्रीका में आती है। ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है। और ये अफ्रीका के सबसे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ये मतलब सबसे बड़ी कंट्री आती है तीसरे नंबर पे। और ये जो कंट्री है वो नॉर्थ और साउथ बोथ ऑफ टू साइड में वो उसका इक्वेटर से वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इट इज बॉर्डर्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इट टू इट्स वेस्ट। और जो कॉन्गो की जो बॉर्डर है वो वेस्ट में आती है। ठीक है, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान आर टू द नॉर्थ ऑफ डीआर कॉन्गो, उगंडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया आर द ईस्ट एंड जम्बिया एंड एंगोला आर इन द साउथ। मतलब ये जो अफ्रीका के जो कंट्रीज है उनके नेम है। और यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्गो के कौन से साइड में कौन से कंट्रीज है। ठीक है, जो कॉन्गो है वो सेंट्रल अफ्रीकन का एक मतलब अफ्रीका का सेंटर पार्ट है। और उसके साउथ में सूडान नाम की कंट्री आती है। नॉर्थ में उगांडा, रवांडा और बुरुंडी और तंजानिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज है वो ईस्ट में आती है। और जम्बिया और एंगोला ये जो दो कंट्रीज है वो उसके साउथ में आती है। ठीक है, इस तरह से उनके जो दिशाओं में डायरेक्शंस में जो जो कंट्री आती है उनके यहाँ पे नाम बताए हैं। ठीक है, अब वहाँ का हम क्लाइमेट देखेंगे। ठीक है, क्लाइमेट as DR Congo is situated on both sides of the equator, it experiences a hot and humid type of climate with plenty of rainfall। ये जो डीआर कॉन्गो जो है कंट्री वो दोनों साइड से मतलब इक्वेटर जो है वो इक्वेटर के दोनों साइड में ये कंट्री आती है। तो इसीलिए वहाँ का जो एक क्लाइमेट है वो मतलब हॉट होता है। और कभी कभी मतलब थोड़े से ऐसे उसमें रेनफॉल भी होती रहती है। द मॉर्निंग्स आर प्लीजेंट विथ ब्राइट सनशाइन। उसकी जो मॉर्निंग जो है वो बहुत ही ब्राइट ऐसे सूरज की किरणों से रोशनी से होती है। मिड डे इज एक्सट्रीमली हॉट व्हाइल द आफ्टरनून्स आर क्लाउडी। मतलब एक ही दिन में वहाँ पे धूप भी होती है और बारिश भी होती है। ठीक है, और दोपहर में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और शाम में जो है वो क्लाउडी वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है। मतलब बादल छा जाते हैं और बारिश थोड़ी सी धीमी सी बारिश वहाँ पे होती है। देयर इज यूजुअली हेवी रेन इन द इवनिंग। तो शाम में जो है वो बहुत ही भारी बारिश होती है। मतलब दिन भर पूरा धूप रहता है, गर्मी होती है और रात में ठंडी और बारिश होती है। ऐसा वहाँ का क्लाइमेट है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डीआर कॉन्गो आर मेड अप ऑफ प्लेटूज एंड माउंटेन्स मेकिंग द क्लाइमेट मोर मॉडरेट। हाउएवर मोस्ट ऑफ डीआर कॉन्गो रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। और ये जो कॉन्गो के जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो दिशा है डायरेक्शन है वो पूरे प्लेट्यू से और माउंटेन्स से बनी है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे पठार और बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे बनी हुई है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इनकी वजह से ही मॉडरेट होता रहता है। और कभी कभी जो कॉन्गो कॉन्गो जो है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है दिल्ली में। तो पूरे साल भर में उसका जो सबसे ज़्यादा जो हेवी हॉटनेस जो होती है उसकी वो वहाँ के हमिड की वजह से होती है। It recent times the climate has become drier in this region. This is because of the felling of trees in the rainforest। और अभी मतलब जैसे रिसेंट टाइम में जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उस रीजन का वो बहुत ही ड्रायर हो चुका रहता है। मतलब बहुत ही सूखा सूखा हो जाता है क्योंकि वहाँ की जो ट्रीज है वो कैसे है रेन फॉरेस्ट ट्रीज है। ठीक है, मतलब बारिशों में वो हरे भरे हो जाते हैं जब बारिश वगैरह होती है तो, क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट है। और रेन जब आती है तभी वो वहाँ का जो जंगल है वो पूरा हरा भरा हो जाता है। अब हम देखेंगे वेजिटेशन वनस्पति। ठीक है, बीइंग नियर द इक्वेटर नॉर्थर्न डीआर कॉन्गो इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो कॉन्गो है वो इक्वेटर के दोनों साइड से आता है। तो इक्वेटर के जो नॉर्थर्न साइड में जो कॉन्गो के जो नॉर्थर्न साइड में पूरे जो बहुत ही भरे ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भरी हुई वो कंट्री है। तो ये मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। द ट्रीज इज
the trees in the area grow very tall and from a canopy preventing sunlight from reaching the ground. वहाँ के जो पेड़ है वो इतने ऊंचे ऊंचे मतलब बहुत ही ज्यादा टॉल है और वहाँ पे सनलाइट जो है वो मतलब क्योंकि पेड़ इतने बड़े बड़े होने की वजह से वहाँ की जो सनलाइट है वो ग्राउंड पर बहुत ही कम गिरती है, क्योंकि पेड़ इतने बड़े होते हैं तो पेड़ जो है वो ऊपर से क्या हो कर देते हैं, सन को पूरे अपने ऊपर ले लेते हैं, तो सन की जो रोशनी है या उसका जो प्रकाश है वो ग्राउंड तक बहुत ही कम इसमें वो पहुंच पाता है। Therefore, DR Congo is sometimes called the heart of darkness. और ये जो DR कॉन्गो जो है इसे कभी कभी हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य प्रकाश जो है वो आजू बाजू में वो फैलता नहीं है, क्योंकि जो इतने टॉल जो पेड़ पौधे जो है वो पूरा सूर्य का जो प्रकाश है, जो रोशनी है वो पूरे अपने ऊपर लेते, तो जो नीचे का जो ग्राउंड का जो पूरा एरिया है वहाँ पे हमें अंधेरा हो जाता है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड बिलो द कैनोपी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सनलाइट। कुछ ऐसे छोटे छोटे जो वेजिटेशन है जो वहाँ पे मिलते हैं, जैसे क्योंकि वहाँ पे जो लैक ऑफ सनलाइट है, मतलब सूरज की प्रकाश की बहुत ही कमतरता है वहाँ पे, इसलिए जो छोटे छोटे जो वनस्पति है वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, डेड भी हो जाते हैं। The outer edges of rainforest have thick undergrowth of plants and creepers that entwine themselves on trees. Southern DR Congo has a savanna type of vegetation with tall grass and few trees. जो रेन फॉरेस्ट का जो बाहर का जो घाट है, बाहर की जो उनकी जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा थिक अंडरग्रोथ है, और वहाँ पे जो प्लांट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब बड़े बड़े और थिक टाइप के हैं, जाड़े जाड़े ऐसे। और साउथर्न साइड का जो भाग है कॉन्गो का, वो वहाँ पे आपको सेवेना टाइप के जो ट्रीज है या वेजिटेशन है, सेवेना नाम की जो वनस्पति है उसके बड़े बड़े टॉल ऐसे ग्रासेस आपको मिलेंगे, और कुछ ऐसे अलग अलग टाइप्स के ट्रीज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम वहाँ की वाइल्ड लाइफ देखते हैं। वहाँ पे आपको कौन कौन से एनिमल्स फाउंड होते हैं या कौन कौन से एनिमल्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन DR Congo. Apes of many kinds such as gorillas, chimpanzees and baboons live in the forest. Squirrels, fruit bats, birds, butterflies, wild cats, leopards, snakes, hawks and eagles also live here. They are able to climb and jump easily from tree to tree. Insects and reptiles abound in these jungles. ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से एनिमल आपको देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया है या जो कंट्री है DR कॉन्गो, वो एक बहुत ही मतलब अलग अलग टाइप की अलग अलग वेराइटीज के एनिमल्स की पूरी मतलब पूरी एक जैसे बहुत सारे वहाँ पे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वेराइटी के, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ नाम बताए हैं, गोरिल्ला है, चिंपैंजीज है, बबून्स है ना, ये जो एनिमल्स है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपको स्क्वैरल्स और फ्रूट बैट्स, बर्ड्स, अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स, बटरफ्लाईज, जंगली बिल्लियाँ, वाइल्ड कैट्स, है ना, लिपर्ड, स्नेक्स, हॉक्स, ईगल्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ के जो एनिमल्स है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो बहुत ही इजीली वहाँ पे जंप करते रहते हैं, और जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो रेप्टाइल्स है वो भी उस जंगल में आपको हम इधर उधर हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम वहाँ के लोगों की लाइफ देखते हैं, लाइफ ऑफ द पीपल। DR कॉन्गो के जो लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड एंड कंसंट्रेटेड अलोंग द जायर रिवर बेसिन। ये जो जायर है मतलब DR कॉन्गो जो है ये जो कंट्री है यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही थीन है, और वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर नदी के किनारे पर या उस कंट्री में जो नदी है उसके किनारे पर ही वो ज़्यादातर बसे हुए होते हैं।
About 80% of people live in villages and follows the traditional way of life. वहाँ के ज़्यादातर 80% जो लोग हैं वो खेड़े गांव में विलेजेस में रहते हैं और वो वही अपनी पुरानी ट्रेडिशनल लाइफ के थ्रू अपनी लाइफ जीते रहते हैं. द मेजोरिटी ऑफ द डीआर कॉन्गो पीपल आर द बैंटू ट्राइब्स हु स्पीक द बैंटू लैंग्वेज. डीआर कॉन्गो के जो लोग हैं उनकी जो मेजोरिटी है वो कौन सी है, उनकी जो जात या ट्राइब जिसे कहते हैं वो उसका नाम है बैंटू. ठीक है. और वो जो भाषा बोलते हैं वो भी बैंटू लैंग्वेज है. ठीक है. इन द डेंस फॉरेस्ट लिव द पिग्माइज. दे आर अ primitive tribe who live a nomadic life and hunt for food. मतलब जैसे पुराने काल में जैसे लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, है ना, फूड प्राप्त करने के लिए या फिर हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो लोग हैं वो इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह वो जंगलों में वगैरह घूमते रहते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं और हंटिंग करते हैं. द पीपल ऑफ DR Congo enjoy music and dance. The Yaka people of the southwest make beautiful carvings of ebony and mahogany wood. और ये जो DR Congo के जो लोग हैं वो उनको म्यूजिक बहुत पसंद होती है और वो उनको डांस भी बहुत पसंद होता है. वो म्यूजिक और डांस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. और जो वहाँ के जो याका जाति के जो लोग हैं साउथ वेस्ट में रहने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत ऐसे लकड़ियाँ जो होते हैं वुड्स वगैरह उसको कट करके, उनके पेड़ों को कट करके उनसे वो कुछ भी मतलब नए नए तरीके की चीज़ें वो बनाते हैं. द पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड वेट. वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट होता है ना, इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो कौन से कपड़े पहनते हैं, हल्के और कॉटन के कपड़े वो पहनते हैं. ठीक है. वहाँ का एग्रीकल्चर देखेंगे. अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ DR कॉन्गो आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. ये वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में पूरे तरह से इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कॉर्न, बनाना, ट्यूबर्स, ग्राउंड नट्स एंड कैसवा आर ग्रोन. मतलब वो जो है अपने खेती में कौन कौन से जो क्रॉप्स है वो लगाते हैं. जैसे कॉर्न है, बनाना है और ट्यूबर्स है और ग्राउंड नट्स है. इन सब चीज़ों की वो खेती वहाँ पे करते हैं. कैसवा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. कैसवा जो है वो एक स्टेपल फूड है वहाँ के लोगों के लिए. कैसवा जो मीन्स क्या होता है, जो जिससे पाउडर बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसको कैसवा क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. उसी तरह से रबर, कॉफ़ी, कॉटन, टी एंड ऑयल पाम आर ग्रोन मेनली फॉर एक्सपोर्ट. और वो एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब उसका बिजनेस करने के लिए वो रबर का, कॉफ़ी, चाय, है ना, कॉटन और ऑयल की भी वो वहाँ पे खेती जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे करते हैं. ठीक है. और उसका वो एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड ट्रेड. वहाँ की इंडस्ट्री और उसके व्यवसाय के बारे में देखेंगे. DR Congo इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. Large quantities of copper and cobalt are mined. Zinc, tin, manganese, gold, silver, diamonds and iron ore are also found. Mining is the chief industry. DR कॉन्गो जो है वो बहुत ही रिच ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस है वहाँ पे और लार्ज बहुत सी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट बनाया जाता है. और उसी तरह से जिंक है, टीन है, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और यहाँ तक कि आयरन, लोहा, ये सब भी चीज़ें आपको वहाँ पे फाउंड होती है. और माइनिंग जो है वो वहाँ की सबसे चीफ इंडस्ट्री है. River Zaire, which is the fifth longest river in the world, flows through DR Congo, so the country has plenty of water which is used to produce electricity. This electricity is also exported to neighboring countries. और ये जो वहाँ उसमें DR कॉन्गो में एक रिवर है जिसका नाम जायर है. तो वो सबसे मतलब 5th नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 5वें नंबर पे आती है पूरी दुनिया की. और वो जो DR कॉन्गो से वो क्या होती है, फ्लो होती है, वहाँ से वो बहती है. और
ये जो इस कंट्री के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने के लिए इस नदी के पानी का यूज़ होता है, ये नदी का उसमें यूज़ होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके जो नेबरिंग कंट्री है, जो दूसरी कंट्री है उनके आजू बाजू के उन कंट्री को भी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब वहाँ का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। मेजर सिटीज ऑफ DR Congo are connected by rail and road. Kinshasa is the capital of DR Congo. It is an important river port and is connected with Matadi by rail. DR Congo also has a well developed air transport system. जो DR कॉन्गो जो है वो एक बहुत ही मतलब एक मेजर सिटी से जो कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है उसको, अगर मतलब बड़े दूसरे सिटी से कनेक्ट होना हो तो वो रेल या फिर रोड का यूज़ करती है। और खिनासा जो एक दूसरी जो दूसरा जो एक स्टेट है वो DR कॉन्गो की कैपिटल है, ठीक है, खिनासा नाम है उसका। और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट का जो मेन चीज़ है वो कौन सी है, रिवर पोर्ट, ठीक है। मतलब नदी के थ्रू वो ज़्यादातर अपना जो प्रवास है वो करते हैं और दूसरे सिटी से कनेक्टेड होते हैं। और एक दूसरी जो सिटी है जिसका नाम है मताड़ी, उससे वो रेल से कनेक्ट होते हैं, मतलब रेल ट्रेन के थ्रू वो वहाँ पे जाते आना जाना करते हैं। और DR कॉन्गो जो है वो उसकी जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी तो मतलब वेल डेवलप्ड है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है। मताड़ी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ DR कॉन्गो। जो मताड़ी जो है वो DR कॉन्गो का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है, ठीक है। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी एंड हियर हैज़ अ बिग रेलवे टर्मिनल। ये जो DR कॉन्गो जो है वो बहुत ही बड़ मतलब एक मॉडर्न सिटी है और वहाँ पे एक बिग रेलवे का जो टर्मिनल भी वहाँ पे बनाया गया है। बनाना एंड बोना आर टू अदर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। वहाँ पे जो दो सी पोर्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका एक का नाम है बनाना सी पोर्ट और दूसरा है बोना सी पोर्ट। कनांगा लुम्बा कनांगा लुम्बुबाशी एंड किसानगानी आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज। और वहाँ के कुछ मुख्य शहरें हैं, सिटीज है, जिनका नाम है कनांगा और लुम्बुबाशी और किसानगी, ठीक है। ये जो 3 सिटी है वो DR कॉन्गो की सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह का आज का जो लेसन था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसमें तो सभी पूरे लेसन में हमने सिर्फ DR कॉन्गो जो कंट्री है अफ्रीका की, उसी के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखी है। उसका क्लाइमेट कैसा होता है, रेन फॉरेस्ट कैसा है ना, और वहाँ के वाइल्ड लाइफ कैसे है, वेजिटेशन कौन से है, वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंस कौन सी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें आज हमने इस लेसन में जानी है। तो स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ आपको डाउट हो, कुछ अगर आपको कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।